हेलो बच्चों, वेलकम टू संतोष एकेडमिया। मैं शिशिर मल्होत्रा, आपका फिजिक्स फैकल्टी। ग्रेड 12 के एग्जाम के रिगार्डिंग एक क्विक रिवीजन पूरे चैप्टर का आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज मैंने जो चैप्टर लिया है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में हम सबसे पहले बात करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट हमें क्या पता है कि वो क्या होती है? एक टाइम वेरिंग मींस एक टाइम वेरिंग है। फॉर एग्जाम्पल, एक करंट आई टाइम के साथ साइनसॉइडली वेरी कर रही है। एक फिक्स टाइम इंटरवल बाद वो रिपीट करेगी 2 पाई 3 पाई। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर अब मैं पहले बात करूं एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू का क्या मतलब है कि अगर मैं पूरे एक टाइम पीरियड में, इसका एक टाइम पीरियड कितना होता है? साइनसॉइडल का टाइम पीरियड होता है मेरा 2 पाई। तो इस पूरे टाइम पीरियड में उसकी जो एवरेज वैल्यू क्या होगी? तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t आई टी डी टी। अब इंटीग्रेशन आई टी डी टी ये क्या चीज हो जाएगी? एरिया अंडर दी ग्राफ, एरिया ऑफ आई वर्सेस टाइम ग्राफ। अब मैं अगर एरिया को ध्यान दूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? एक एरिया ये होगा और दूसरा एक पूरी साइकिल में ये आएगा। तो अगर मैं पूरे इस एरिया की बात करूं तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो पूरी एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 0। तो एक साइनसॉइडल वेव के लिए जो एवरेज वैल्यू आती है वो मेरी क्या आती है? 0। तो उसके लिए जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट एसी की जब हम बात करते हैं तो हम एवरेज वैल्यू ना लेके हम क्या बात करते हैं? आरएमएस वैल्यू हमने एक इंट्रोड्यूस करी। क्या मतलब है आरएमएस का? आरएमएस करंट मींस रूट मीन स्क्वायर। तो आई आरएमएस में अब कैसे निकालूंगा? अंडर रूट। सबसे पहले मैंने क्या करा? करंट का स्क्वायर किया, उसके बाद इसकी स्क्वायर वैल्यू की एवरेज वैल्यू निकाल दी। इंटीग्रेशन 0 टू टी 1/t और फिर मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर रूट। ये हो गया मेरा आरएमएस वैल्यू। अब क्या मतलब, क्या सिग्निफिकेंस है इस आरएमएस वैल्यू? अगर मैंने एज्यूम किया फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास एक रजिस्टर है, इसमें मैंने एक ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम वेरिंग करंट हमने फ्लो कराई, और एक उसी रजिस्टर में मैंने अगर मान लीजिए एक आई आरएमएस करंट फ्लो कराई, तो दोनों केसेस में जो हीट डेसिपेशन है वो मेरा क्या होगा? सेम हीट डेसिपेशन। क्लियर? तो ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है मेरा आई आरएमएस का। अब एक साइनसॉइडल के लिए जो आरएमएस वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है? आई आरएमएस इज इक्वल टू आई एम और आई नॉट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाई √2। अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट जो ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं? आई एम साइन ओमेगा टी। अगर टाइम वेरिंग करंट मेरी आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या आती है? आई एम बाई √2। आई एम या आई नॉट आप कुछ भी कह सकते हैं, आई नॉट बाय √2। आई नॉट या आई एम क्या चीज है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी इस ऑल्टरनेटिंग करंट, दिस इज आई एम। यही अगर वोल्टेज होगा तो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू वी आरएमएस क्या हो जाएगी? वी एम बाई
√2। तो ये तो था मेरा एवरेज और आरएमएस वैल्यू। एसी में हम मोस्टली आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया होता है कि मेरी 220 वोल्ट सप्लाई का वोल्टेज है, तो ये 220 वोल्ट क्या चीज होती है? वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इस एसी सर्किट में मेरे अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं। तो पहला है, मैंने लिया है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। मींस एक एसी सप्लाई मैंने दी एक सिंगल रेजिस्टिव सर्किट में, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी आर और करंट आई भी मेरी ऑल्टरनेटिंग होगी। तो करंट की जो वैल्यू मिलती है वो मुझे क्या मिलेगी? आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, जहां पर आई एम की वैल्यू क्या होगी? वी एम बाय आर। अब वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में मैंने क्या देखा कि दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो। करंट इज इन सेम फेज विद वोल्टेज, करंट इन सेम फेज। तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तो अगर मैं करंट इस तरफ बनाऊंगा तो जो वोल्टेज आएगी ये मेरी करंट की इक्वेशन हो गई और ये मेरी वोल्टेज की। करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में अगर मैं पावर की बात करूं तो एवरेज पावर इज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, या मैं इसको मैक्सिमम के टर्म में लिखूं तो वी एम आई एम बाय 2। ये तो ये बात आ गई प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस। पावर फैक्टर इज cos फाई। अब एस फाई की वैल्यू फेज डिफरेंस क्या है मेरा? 0। तो पावर फैक्टर इस केस में क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू 1। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 1। एवरेज पावर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। करंट इज ऑलवेज इन फेज विद वोल्टेज एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू वी एम बाय आर। ये तो था मेरा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए। अब मैं बात करूं प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। तो इंडक्टर में हमें पता है इंड्यूस्ड वोल्टेज जो इंडक्टर के क्रॉस आता है वो क्या आता है? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ V इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो उससे मेरी जो करंट की वैल्यू आती है वो आएगी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और ये माइनस पाई बाय 2 क्या बताता है कि आई लैग्स V बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। मींस अब अगर मैं इसका फेजर बनाऊंगा तो अगर करंट मैंने इस तरफ बनाई है तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, करंट पाई बाय 2 एंगल वोल्टेज से पीछे है, मींस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज VL होगा वो मेरा ये। तो प्योरली इंडक्टिव का फेजर डायग्राम ये बनेगा। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना है मेरा? पाई बाय 2। माइनस साइन सिर्फ ये बताएगा कि करंट मेरी लैग कर रही है कि लीड। नेगेटिव साइन लैग बताता है, पॉजिटिव होगा तो लीड करना। पाई मेरा पाई बाय 2 है, मींस पावर फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा? cos फाई विच इज इक्वल टू 0। प्योरली इंडक्टिव के लिए जो मेरा पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? 0। एवरेज पावर की बात करूं तो एवरेज पावर जो होगी वो मेरी क्या आ जाएगी? 0। एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो एवरेज पावर आती है वो मेरी क्या आती है? 0। प्योरली रेजिस्टिव में वी आर एम एस आई आर एम एस, लेकिन प्योरली
इंडक्टिव में एवरेज पावर क्या होगी। अब ये Im की वैल्यू क्या होगी, तो Im मेरा कुछ नहीं होगा, Im मेरा क्या है, Vm डिवाइडेड बाई एक्सएल। अब ये एक्सएल क्या चीज है, एक्सएल इज नथिंग बट इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सएल की जो वैल्यू होती है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो है तो एक्सएल की जो वैल्यू होगी वो टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो हो जाए, और अगर मेरी फ्रीक्वेंसी टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी है मींस एक्सएल टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट। इससे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो अगर मैं आइडियली मानूं तो फ्रीक्वेंसी जीरो किस केस में होगी, डीसी के केस में। डीसी की फ्रीक्वेंसी मेरी जीरो होती है। इसका मतलब एक इंडक्टर अगर मैं डीसी सप्लाई दूंगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, इट बिहेव्स एज ए नॉर्मल कंडक्टिंग वायर। मतलब वो करंट को इजीली पास करा देगा डीसी के लिए, मतलब एक वायर से रिप्लेस कर सकता हूं मैं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, मतलब एक्सएल टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, मतलब एक इंडक्टर एक ओपन सर्किट की तरीके से बिहेव करेगा। तो फ्रीक्वेंसी जीरो मींस फॉर डीसी एक्सएल मेरा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में मान लिया मैंने इसके क्रॉस वोल्टेज वीसी ले लिया, जब करंट फ्लो होगा इसमें मान लीजिए मैंने प्लस क्यू का चार्ज आया, इसमें माइनस क्यू का चार्ज आया, तो जो करंट की इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। पॉजिटिव साइन ने क्या बताया कि करंट मेरी कैसी है, लीडिंग इस वोल्टेज से, मींस आई लीड्स V by an angle of pi by 2। अब इसका अगर मैं फेजर बनाऊंगा, करंट मेरी इस तरफ बनाई है मैंने, तो वोल्टेज किधर होगा, करंट लीड कर रही है इस कैपेसिटिव वोल्टेज से बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। सिमिलरली इस केस में फेज डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस पाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगेन पावर फैक्टर cos phi which is equal to 0, एवरेज पावर एक प्योरली कैपेसिटिव में वो भी मेरी क्या आ जाएगी, जीरो। अब यहां पर Im की वैल्यू क्या होगी, अगर मेरा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो Im इज इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाई एक्स सी। जैसे वहां हमने बोला था एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्सी इज नथिंग बट इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और एक्सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 ओमेगा सी। यूनिट मेरी हमेशा ये रहेगी, जो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, वही मेरी एक्सी की यूनिट होगी ओम, और एक्सएल की भी वही यूनिट होगी ओम। अब देखते हैं जरा, अगर मेरी ओमेगा टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो हो जाएगी, इसका मतलब एक्सी विल टेंड्स टूवर्ड्स इंफिनिटी।
और अगर मेरी फ्रीक्वेंसी टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी हो जाएगी तो XC क्या करेगा, टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगा। मतलब DC के लिए अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू 0 की बात करूं, आइडियल DC है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। इन दैट केस कैपेसिटिव रिएक्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब कैपेसिटर एक तरीके से ओपन सर्किट बन जाता है, मतलब वो DC को पास नहीं होने देता आइडियल कंडीशन में। उसी तरीके से अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में यूज करूं, मतलब इनफाइनाइट अगर फ्रीक्वेंसी दे दूं, तो मेरी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो मेरा बन जाएगा 0। मतलब कैपेसिटर AC को पास कर देता। इंडक्टर DC को पास करता है, AC को ब्लॉक करता है, लेकिन कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है, AC को पास होने। इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं जब हम फिल्टर सर्किट डिजाइन करते हैं, जब सेमीकंडक्टर्स। अब मैंने क्या किया कि तीनों सर्किट R, L और C तीनों हमने अलग अलग पढ़े। अब तीनों को कंबाइन करा और तीनों को सीरीज में मैंने कनेक्ट करा, तो हमारा बना सीरीज RLC सर्किट। अब सीरीज RLC सर्किट के केस देखें, तीनों ही मेरे अलग अलग नेचर शो करते हैं। रेजिस्टेंस, प्योरली रेजिस्टिव के लिए करंट हमारी इन फेज होती है वोल्टेज से। इंडक्टर के लिए जो करंट है वो लैग करती है बाय एंगल π/2, और कैपेसिटर के लिए, प्योरली कैपेसिटर के लिए करंट लीड करती है बाय एंगल π/2। अब इन दोनों तीनों को जब मैंने कंबाइन करा तो इनका नेचर कैसा होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज मैंने अगर कह दिया VR, VL एंड, अब तीनों को जरा एक मैं फेजर बनाते हैं। तीनों का अलग अलग फेजर हमें पता ही है। मैंने क्या किया, एक ये एक्सेस ले ली, तो यहां मैंने एज्यूम कर लिया ये है मेरा VR। इधर करंट एक्सेस है, सीरीज में करंट सेम होती है इसलिए हमेशा करंट को एक्स एक्सेस पे लीजिए। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज VL एंड कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज VC। तो अब अगर इसको देखो तो ये क्या बना, VL माइनस VC। ये हो गया मेरा V, दिस एंगल इज फाई। तो अगर मैं इसको पूरे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो V इज इक्वल टू VR प्लस VL माइनस VC। वेक्टर एडिशन होगा, कभी भी स्केलर एडिशन नहीं होगा, ध्यान रखिए। अब ये V क्या है, VR हमें पता होता है, VR इज नथिंग बट I इंटू R, VL I इंटू XL, VC I इंटू XC। इनके कंबाइंड को हम बोलते हैं इंपिडेंस। तो V इज इक्वल टू I इंटू Z। यहां पर Z क्या चीज है, इंपिडेंस, इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। अब इसको याद करने के लिए सिंपल आप याद रखिए एक इंपिडेंस ट्राइंगल। तो सबसे पहला आपको ट्राइंगल जो याद करना है वो है इंपिडेंस ट्राइंगल। दिस एंगल इज फाई R XL माइनस XC एंड Z। बस एक ये ट्राइंगल याद रखिए, आपको सारे फॉर्मूले याद। देखिए Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। इससे मैं tan फाई निकालूंगा तो tan फाई क्या हो जाएगा मेरा, XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R।
तो मैं इसको लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इस केस में? पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू आर बाय जेड। तो एक रेजोनेंस सीरीज आरएलसी सर्किट में जो मेरा इंपेडेंस होता है वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मींस फाई की वैल्यू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तो फाई मेरा इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा? एक्सएल और एक्सी की वैल्यू पे। अगर मेरी एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज्यादा हो जाए, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, या मैं ये भी कह सकता हूं सीरीज आरएलसी सर्किट में केस में वीएल इज ग्रेटर देन वीसी, तो मेरा सर्किट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? नेचर ऑफ सर्किट इज इंडक्टिव, मतलब आई लैग्स बी बाय एन एंगल फाई। फाई के एंगल से करंट लैग करेगी। अगर मेरा एक्सएल लेस देन एक्सी हो जाए, मींस वीएल इज लेस देन वीसी, इस केस में जो नेचर होगा सर्किट का वो कैसा होगा? कैपेसिटिव। मींस आई लीड्स बी बाय एन एंगल फाई। फाई के एंगल से करंट लीड करेगी। और अगर मेरा एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, तो कैसा नेचर हो जाएगा? रेजिस्टिव। और रेजिस्टिव सर्किट में हमें पता है कि फाई की वैल्यू क्या होती है? जीरो। आई इज इन सेम फेज ऑफ बी। अब पावर की अगर मैं बात करूं तो पावर क्या होगी? एवरेज पावर। एवरेज पावर इज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। एक आरएलसी सर्किट में मेरी जो एवरेज पावर आती है वो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अब मान लीजिए मेरा आरएल सर्किट हो, कैपेसिटर हो ही ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हमारा सर्किट तो वही है, Z का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब मेरे सर्किट में तो R और L लगाए और C है ही नहीं। अगर C नहीं लगा इसका मतलब इस फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा? XC को हटा दूंगा, तो मेरा फॉर्मूला XC क्या हो गया? जीरो। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो RL हो RC हो, जो भी मेरे एलिमेंट्स RLC में जो भी मेरे कनेक्टेड है, वो हमेशा मेरा फॉर्मूला एक ही याद रखिए। आप जो भी टर्म नहीं है, इंडक्टर नहीं है, एक्सएल को जीरो कर दीजिए। क्लियर? कैपेसिटर नहीं है, एक्सी को जीरो कर दिया, मेरा फॉर्मूला बाकी रिमेनिंग रह गया। तो बस एक इंपीडेंस ट्रायंगल याद रखिए, आपको सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। एवरेज पावर हो जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। प्योरली रेजिस्टिव के लिए फाई की वैल्यू क्या होती है? जीरो। मींस पावर फैक्टर कॉस फाई की वैल्यू 1, मींस एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस। प्योरली इंडक्टिव के लिए फाई बाई टू मींस कॉस फाई जीरो, तो एवरेज पावर जीरो। सिमिलरली प्योरली कैपेसिटिव में तो एक फॉर्मूला याद रखिए, आपके बाकी सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तो था मेरा सीरीज आरएलसी सर्किट।
अब हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या चीज है? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस हमने ये पता है कि इंपेडेंस Z का फॉर्मूला क्या होता है? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो रेजोनेंस कंडीशन हमने कब बोली कि रेजोनेंस कंडीशन कब होती है? जब नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज जीरो, मींस सर्किट इज द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू R, मींस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मेरा बन जाता है। मींस एट रेजोनेंस नेट रिएक्टेंस इज इक्वल टू जीरो। अब जैसे ही नेट रिएक्टेंस, हमारे सीरीज आरएलसी में नेट रिएक्टेंस क्या है? XL माइनस XC। मतलब क्या हुआ कि XL इज इक्वल टू XC, या मैं दूसरी बात कह सकता हूं VL इज इक्वल टू VC। और जैसे ही जिस फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि XL और XC दोनों ही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिसपे ये रेजोनेंस अकर हो रहा है, मतलब द फ्रीक्वेंसी एट विच द नेट रिएक्टेंस इज जीरो, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही XL और XC को इक्वल करूंगा तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो मेरी आती है वो क्या आएगी? 1/√LC। ध्यान रखिएगा ओमेगा आर की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। और अगर मैं हर्ट्ज में बात करूंगा मींस न्यू आर इज इक्वल टू 1/2π√LC। तो अब अगर क्वेश्चन में आपके अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये देख लीजिएगा कि रेडियन पर सेकंड में है कि हर्ट्ज में। तो आप हमेशा समझ जाएंगे कि ये ओमेगा आर की वैल्यू दे रखी है कि न्यू आर की दे रखी है। अब जैसे ही मेरा नेट रिएक्टेंस जीरो हुआ, मतलब इंपेडेंस मेरा Z क्या हो जाएगा? इक्वल टू R, and that resistance is the minimum resistance of the circuit. Means at resonance the impedance will be minimum which is equal to R. और अगर impedance मेरा minimum होगा तो करंट मेरी क्या होगी? मैक्सिमम। करंट will be maximum and this current maximum will be equal to Vm by R. में जो RMS करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी कब? जब मेरी रेजोनेंस अकर करेगी। और प्योर, अब इंपेडेंस मेरा अगर इक्वल टू आर है, इसका मतलब जो मेरा फेज एंगल है, फेज डिफरेंस, वो मेरा कितना होगा? इक्वल टू जीरो। पावर फैक्टर इस केस में क्या आ जाएगा? पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू 1। हम कई बार बोलते हैं क्वेश्चंस में यूनिटी। पावर फैक्टर 1 का मतलब यूनिटी। यूनिटी पावर फैक्टर है, तुरंत दिमाग में आ जाए कि इसका मतलब रेजोनेंस हो गई। रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहा है, कह रहा है नेट रिएक्टेंस जीरो मतलब रेजोनेंस, इंपेडेंस मिनिमम रेजोनेंस, सर्किट बिहेव्स एज ए रेजिस्टिव सर्किट, इसका मतलब रेजोनेंस कंडीशन हो गई। VL इज इक्वल टू VC मतलब रेजोनेंस कंडीशन होगी। फेज डिफरेंस जीरो बोला उसने, इसका मतलब रेजोनेंस कंडीशन हो गई अगर मेरा सीरीज आरएलसी सर्किट है तो। एवरेज पावर क्या आ जाएगी? वही जो मेरी है इसमें होती है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, PRMS IRMS, और वी कैन यूज IRMS स्क्वायर इंटू R। एवरेज पावर एट रेजोनेंस। अब करंट का वेरिएशन किस तरीके से होता है मेरा विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी?
उसी को बोलते हैं रेजोनेंस कर्व। तो मैंने करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जब मैंने ग्राफ बनाया तो मेरा क्या आया, ये जो ग्राफ आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कर्व। यहां पर करंट की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, मींस दिस इज द IRMS maximum and that frequency is called resonant frequency। अब मैंने दो फ्रीक्वेंसी और लिखी है, एक यहां पर एक यहां पर, इसको मैंने बोला ω1, ये बोला मैंने ω2, और ω1 एंड ω2 आर कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट इज 1/√2 टाइम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब रेजोनेंट पे जितनी करंट थी उसकी 1/√2 टाइम्स ये करंट, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, I मैक्सिमम बाय √2। अब इसकी अगर इस केस में अगर मैं पावर की बात करूं तो I मैक्सिमम बाय √2 अगर मैं यहां रखूंगा, मींस यहां पर जो पावर होगी वो हाफ ऑफ द पावर एट द इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ये टर्म, दिस रेंज इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या चीज हो गई, बैंडविड्थ इज ω2 माइनस ω1 इक्वल टू R/, the band of frequency between the upper cutoff frequency and lower cutoff frequency, इस बैंड को बोलते हैं बैंड विड्थ। तो एक तो ये पॉइंट सारे रिमेंबर रखिएगा, तो किसी भी कंडीशन को बोलेगा तो वो सीधे आप समझ जाइएगा कि मेरा क्या चीज है, रेजोनेंस अकर हो चुकी। नेक्स्ट हमारी बात आती है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या होगा, VC/V और VL/V। VC और VL की वैल्यू रखूंगा तो Q फैक्टर आ जाता है ω/L/R एंड दिस ओमेगा इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और Q इज इक्वल टू 1/ω/R। और बैंडविड्थ के टर्म में ध्यान रखिए, Q इज इक्वल टू VC इज I into XC upon V is I into at resonance I into R, means XC divided by R, therefore Q value is equal to 1/ω/RC। तो ω/L/R और 1/ω/RC। Q फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है ω/R डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ। ये था मेरे क्वालिटी फैक्टर या Q फैक्टर। अगला टॉपिक है मेरा ट्रांसफॉर्मर।
तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर में बताया कि किस कंसेप्ट के बेस होता है, इट इज बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल, इसका क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मर में हमारे क्या, ये होती है मेरी कोर, थिन शीट्स होती हैं, उनको कंबाइन करके ये कोर बनाई जाती है। इस कोर में यहां पर मैंने, ये है मेरी प्राइमरी वाइंडिंग, ये है मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके नंबर ऑफ टर्न्स लेट्स से N1, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स N2। अब प्राइमरी में मैं जैसे ही मैंने एक ऑल्टरनेटिंग एसी सप्लाई दी तो क्या होगा, इस ऑल्टरनेटिंग की वजह से जो इसमें करंट फ्लो होगी वो भी मेरी ऑल्टरनेटिंग होगी, लेट्स से I1। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस्ड होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ये मेरा क्या आ जाएगा, E1। जैसे ही इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा, ये कोर मेरी, ये क्या होगा, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा जो इस कोर में को मैग्नेटाइज कर देगा। ये फ्लक्स भी मेरा ऑल्टरनेटिंग होगा क्योंकि सप्लाई भी मेरी ऑल्टरनेटिंग है। ये ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स जब इस सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक्ड होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड वोल्टेज, तो उसकी वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में भी एक इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस्ड हो जाएगा और उसी में एक लोड कनेक्ट करके मैं सीधे एक आउटपुट वोल्टेज ले लूंगा। ये मेरा आउटपुट वोल्टेज V2 आ जाएगा। अब ये तो क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग्स जो हैं ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए हम ये कंसेप्ट कौन सा हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसमें सबसे पहली चीज क्या है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, कोई मोशन तो हो नहीं रहा इसके अंदर, तो इस केस में हमारा जो आउटपुट और इनपुट को किस तरीके से हम डिपेंड कराएंगे, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या डिफाइंड है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। यही मेरा किस पे डिपेंड करेगा, इंड्यूस वोल्टेज पे भी, तो मैं लिख सकता हूं E2 डिवाइडेड बाय E1। आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो पावर का कोई भी लॉस नहीं होगा, मींस इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, मींस E1 और V2, तो वी कैन से V2 बाय V1। और पावर अगर मेरी सेम है, मींस V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2, तो V2 बाय V1 कितना आ जाएगा, I1 डिवाइडेड बाय I2। तो एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का एक कंबाइंड मैंने पूरा आपको बता दिया, ये पूरा याद रखिए, किसी के टर्म में भी अगर बात करते हो, चाहे वो नंबर ऑफ टर्न्स के रिस्पेक्ट में या इंड्यूस वोल्टेज, आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के रेशियो में या करंट के रिस्पेक्ट में। N2 बाई N1 मीन सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी रहता है हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स, इंड्यूस वोल्टेज और आउटपुट और इनपुट वोल्टेज में, लेकिन रेसिप्रोकल किस में हो जाता है, करंट के रिस्पेक्ट में। अब इसी के बेसिस पे अगर मेरा इफ N2 is greater than N1, if N2 is greater than N1 means K should be greater than 1, E2 should be greater than E1 और V2 V1 से बड़ा, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, तो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर।
if N2 is less than N1 means number of turns in secondary winding is less than number of turns in the primary winding. K की वैल्यू क्या हो जाएगी हमेशा लेस देन 1 मींस V2 इज लेस देन V1 और V2 अगर V1 से लेस देन 1 है तो इस तरीके के ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. मतलब 220 वोल्ट से अगर मैंने 5 वोल्ट अगर 5 वोल्ट बनाया इसका मतलब ये कैसा ट्रांसफार्मर हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. और 10 वोल्ट से फॉर एग्जांपल 50 वोल्ट अगर मैं बना रहा हूं तो इसका मतलब ये कैसा हुआ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. लेकिन अगली कंडीशन इफ N1 is equal to N2 means number of turns in primary winding is equal to number of turns in the secondary winding. K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 means V2 is equal to V1. इस तरीके के ट्रांसफॉर्म बोलते हैं आइडल क्योंकि इसने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया. आइडल और आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर. ये तो मेरा हुआ. अब जरा कंस्ट्रक्शन लेवल पे अगर मैं बात करते तो ट्रांसफॉर्मर की तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस के थी. अब ट्रांसफॉर्मर मेरे कुछ लॉसेस भी होते हैं प्रैक्टिकली. तो ट्रांसफॉर्मर में जो मेरे लॉसेस होंगे लॉसेस की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मर लॉसेस मेरे पहला लॉस होता है मेरा कॉपर लॉस. ये लॉसेस हमेशा वाइंडिंग में होते हैं मींस वाइंडिंग लॉस. और वाइंडिंग में हमारा क्या होगा हमेशा दीज आर I स्क्वायर R लॉसेस. हीट होगी वाइंडिंग में जो हीट लॉस होगा I स्क्वायर R वही मेरा कहलाता है कॉपर लॉस. दूसरे लॉस जो होता है ये तो वाइंडिंग में लॉस हो गए. दूसरे लॉस होते हैं मेरे कोर में जो लॉस है इनको हम मैग्नेटिक लॉसेस भी बोलते हैं. इसमें एक तो मेरा कौन सा होता है एडी करंट लॉस. और दूसरा होता है मेरा हिस्टेरिसिस लॉस. हिस्टेरिसिस लॉस. एडी करंट क्या होती है. एडी करंट हमें ये पता है कि जो सरफेस पे जो करंट फ्लो करती है ठीक ड्यू टू इंड्यूस्ड इफेक्ट हमारा दैट इज एडी करंट. अब इस एडी करंट की वजह से सर्कुलेटिंग करंट जो एडी करंट आ रही है इसकी वजह से जो लॉस होते हैं दैट इज एडी करंट लॉस. क्योंकि हमारी सप्लाई भी ऑल्टरनेटिंग है इंड्यूस वोल्टेज की वजह से जो हमारे मेटल शीट्स है उसमें हमारी एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करती है उसको बोलते हैं एडी करंट. और इस एडी करंट की वजह से जो पावर लॉस हुआ हीट प्रोड्यूस्ड हुई दैट इज एडी करंट लॉस. अब एडी करंट को मिनिमाइज कैसे करें. तो एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं बहुत थिन शीट्स यूज करते हैं. एक पूरा बल्क कोर ना लेके थिन शीट्स यूज करते हैं और उससे हम कोर पूरी बनाते हैं. तो थिन लैमिनेटेड शीट्स यूज करते हैं. थिन शीट्स यूज करने के क्या फायदा मिला कि थिन शीट्स की वजह से जो उसको एरिया मिला कि करंट फ्लो करने के लिए वो कम हो गया. लैमिनेशन इसलिए है कि जो भी करंट हो रही है वो इसी शीट पे रहेगी. इसकी वजह से जो टोटल मेरी जो एडी करंट है वो कम हो जाएगी. टोटल एडी करंट कम मतलब मेरा जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाएगा. तो थिन और लैमिनेटेड शीट यूज करते हैं. लैमिनेटेड शीट यूज करने से मेरे जो कॉपर लॉस है वो भी काफी हद तक कम हो जाता है. हिस्टेरिसिस लॉस. हिस्टेरिसिस क्या होता है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो हिस्टेरिसिस लैग आ जाता है
that due to that losses, these losses are called hysteresis losses. अब hysteresis loss को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? Soft iron core is used. अब सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी परमिबिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा. is high permeability. तो हमारे ट्रांसफॉर्म लॉसेस कौन से हैं? कॉपर लॉस जो हाई स्कोर लॉसेस हैं, कोर लॉसेस, एडी करंट और हिस्टेरेसिस. एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम थिन लैमिनेटेड शीट यूज करते हैं और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं क्योंकि इसकी परमिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. तो ये आपका क्विक रिव्यू था पूरे इस चैप्टर का. बने रहिए संतोष एकेडमिया के साथ. लाइक करिए, शेयर करिए. थैंक यू.